हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम जीएस जी के प्रोग्राम चला रहे हैं और उसमें हमने अब तक 6 क्लास कर ली हैं। और कल की क्लास में हमने जाना था कि जो मौर्य काल है और उससे पहले का जो समय था उसमें कैसे कैसे चीज़ें हुई। कल हमने अशोक के बारे में अच्छे से चर्चा की थी और ये जाना था कि अशोक ने किस तरीके से कलिंग पर युद्ध किया, उसको हराया। और आक्रमण करने के बाद वहाँ पे जब लाखों लोग मारे गए तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसको लगा कि ये मैंने गलत किया है। तो इन सब पे चर्चा करते हुए हमने देखा कि उसने फिर धम्म को स्थापित किया। उसके बाद उसने समाज में जो शांति और अहिंसा का जो मार्ग स्थापित किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग उससे जो है जो अशोक से उसकी नीतियों से असंतुष्ट हो गए। और उसकी नीतियाँ जो थी वो ब्राह्मणों के खिलाफ थी। अधिकारियों को लेकर भी अलग अलग तरीके से उनको अधिकारियों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि अधिकारी क्या थे, ये घूस लेना, करप्शन करना, इन सब की आदत उनको पड़ चुकी थी। लेकिन अशोक ने मना करने के बाद तो उनको दिक्कतें हुई। इसको लेके अशोक का जो शासन था, अशोक का जो शासन काल था, उसमें दिक्कतें आने लगी। और उसके बाद जो है वो अशोक का पूरा साम्राज्य एक तरह से ख़त्म हो गया उसके जाने के बाद। तो मौर्योत्तर काल में हम जानेंगे किस तरीके से चीज़ें इनके शासनकाल की, जो अशोक के समय जो बनाया अखंड भारत बना, वो किस तरीके से समाप्त हुआ। तो कुछ चीज़ें अशोक के बारे में जो कल चर्चा में रह गई थी उसको जान लेते हैं कि उसको लेके उसकी जो अभिलेख थे उनको लेके कितनी भाषाएं उसने उसके अभिलेखों में मिलती हैं, उसको आप जान लीजिए 1 2 3 करके। तो पहली तो उसके अभिलेखों में मिलती है ब्राह्मी। ब्राह्मी भाषा मिलती है। दूसरी भाषा जो मिलती है उसके अभिलेखों को लेके तो खरोष्टी मिलती है। खरोष्टी भाषा में उसके अभिलेख लिखे गए थे। इसके अलावा तीसरी भाषा जो उसकी थी तो अरामाइक या अरामाइक, तो अरामाइक भाषा थी। ये कुछ कुछ जगह पे मिली है, इसीलिए इसको आप तीसरे नंबर पे जानिए। उसके बाद यूनानी भाषा थी, तो कुछ अभिलेख इसके भी मिले हैं। तो इस तरीके से 4 भाषाओं में ये अभिलेख इनके लिखे गए थे। और सबसे ज़्यादा जो आपके लिखे गए वो जो ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। इसके बाद कुछ कुछ आपके अरामाइक या यूनानी भाषा में मिले थे। कुछ अभिलेख हैं जहाँ पे इनका अशोक को, चूँकि अशोक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन इसने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा था, तो हिंदू धर्म को भी इसकी सहानुभूति प्राप्त थी। इससे ये चीज़ कैसे पता चलती है, तो इसके जो कुछ अभिलेख हैं जिससे पता चलता है कि इसने अपना नाम जो है वो देवनाम प्रिय रखा था। तो देवनाम प्रिय नाम इसका मिलता है, इसका अभिलेखों में मिलता है। तो कौन से अभिलेख हैं जिनमें से देवनाम प्रिय इसका नाम मिलता है, उससे पता चलता है कि इसकी जो है जो निष्ठा थी वो बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी थी। तो एक मास्की या मास्की अभिलेख जो है। दूसरा था निसुर अभिलेख। तीसरा उद्गोलम। तो उद्गोलम। और चौथा था गुर्जरा अभिलेख। इन 4 अभिलेखों से पता चलता है कि ये जो है देवनाम प्रिय, इनकी नाम की चर्चा मिलती है। इन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी देवनाम प्रिय की। तो इस तरीके से हमें पता चलता है अशोक के बारे में कि उनकी भाषाएं, उनके अभिलेखों की भाषाएं क्या थी, उनको उनकी जो देवनाम प्रिय है तो हिंदू धर्म में उनका क्या था, झुकाव कैसा था, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। आज हम बात करेंगे कि मौर्योत्तर काल में किस तरीके से जो अशोक का जो मौर्य काल था उसका पतन हुआ और किस तरीके से बाकी जो राजवंश या वंश आए वो किस तरीके से पनपे या पैदा हुए। तो आप जान रहे हैं कि अशोक के बाद क्या हुआ कि इस समय जो है इसके शासनकाल में कई तरीके की जो है बुराइयां पैदा हो चुकी थी। एक तो अशोक की ब्राह्मणवादी नीति की वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मण समाज जो है इनके खिलाफ हो गया। इसके अलावा यहाँ पे साम्राज्य का जो विकेंद्रीकरण किया था अशोक ने, कि जो है छोटे स्तर पर शासन को बांट दिया गया। तो इस तरीके से भी चीज़ें बिगड़ने लगी इस शासन में। अहिंसा की नीति अपनाई तो उससे दिक्कत होने लगी। अधिकारियों को अयोग्य होने, ये इनके अधिकारी जो थे अशोक के यहाँ पे अयोग्य थे। उसके बाद क्या हुआ, वो जनता को परेशान करते थे और अत्याचार करते थे। इसके साथ ही जब अशोक चले गए तो उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर थे। जैसे कि दशरथ पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई और उसमें बंटवारा भी हो गया। तो उज्जैन में एक कुणाल, इनके जो जो और इसके अलावा संपत्ति जो भाई भाई थे उनमें बंटवारा हो गया साम्राज्य का। तो इस तरीके से जो है
साम्राज्य जो है इसका समाप्त होगा। और बाहरी आक्रमण से क्या हुआ कि बाहरी आक्रमण जो आक्रमणकारी आए उन्होंने इनको समाप्त कर दिया। उन बाहरी आक्रमणकारियों से पहले ही यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना हो चुकी थी, और शुंग वंश को स्थापित करने वाले हमारे पहले थे पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने क्या किया कि बृहद्रथ को हटाकर, जो मौर्योत्तर काल में जो मौर्य साम्राज्य का अशोक के उत्तराधिकारी थे, उनको हटाकर यानी उसको हराकर उसको मारकर अपनी राजधानी बना लिया पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये एक तरह से इनके जो है सामंत थे, यानी इनके जो सेनापति टाइप के थे, तो इनके पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया और राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। बाणभट्ट का जो हरिश्चरित्र है उसमें पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है, तो अनार्य इनको पुष्यमित्र शुंग को बोला जाता है। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ चीज़ें जानने वाली हैं कि एक तो ये ब्राह्मणवादी थे, यानी ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म का पतन करना शुरू कर दिया, यानी कि इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया और वो है उसको जहाँ जहाँ उनके चीज़ें थी उनको हटाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसने मिनांडर, डेमेट्रियस और खारवेल के आक्रमणों को विफल कर दिया। ये जो बाहरी आक्रमणकारी इन पे आक्रमण कर रहे थे इनके टाइम, तो पुष्यमित्र शुंग ने इन सबको विफल कर दिया, इनको हरा दिया। इसके बारे में चर्चा पुष्यमित्र शुंग के बारे में पता चलता है कि अयोध्या अभिलेख जो है इन्होंने अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ किस किस टाइम हुए, तो पतंजलि के टाइम हुए थे। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और पतंजलि का जो महाभाष्य है उससे हमें पता चलता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ आप सभी जानते हैं कि अपने शासन को अपने शासन के जो क्षेत्र को, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो पूजा करने के बाद, यज्ञ करने के बाद घोड़ों को छोड़ दिया जाता है, और जहाँ जहाँ तक घोड़े जाते हैं वो शासन उस शासक का मान लिया जाता है। तो इसीलिए अश्वमेध यज्ञ राजा करवाते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए करवाते थे। बरहुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, और सांची स्तूप पर पाषाण वेदिका बनवाई। ये 2 काम इन्होंने अपने शासनकाल में किए। इसके अलावा भागभद्र के शासनकाल में यवन शासक जो थे एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। तो तब ये भागभद्र के शासनकाल में ऐसा हुआ। तो शुंग वंश के एक शासक थे भागभद्र, उनके टाइम में हेलियोडोरस ने क्या किया, विदिशा जो मध्य प्रदेश में है उसमें गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, और ये वासुदेव से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है, हेलियोडोरस ने इसको बनवाया। तो हम चर्चा करेंगे शुंग वंश। इसके अलावा कुछ शासक और इस वंश के थे, तो अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र और देवभूति। ये देवभूति आखिरी शासक थे, अंतिम शासक थे। इनको हराकर खंड वंश की स्थापना की गई। और कालिदास की रचना जो है मालविकांगन मित्र में, तो ये जो है अग्निमित्र हैं, उन्हीं को लेके ये जो है नाटक लिखा गया था। और पतंजलि जो है पुष्यमित्र के दरबारी कवि थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा था इनको लेके। तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी है हमारी कि शुंग वंश किस तरीके से चीज़ें रहीं, और शुंग वंश के बाद कौन सा शासन उसके बाद आया। अब बात करते हैं कि कण्व वंश जो था, कण्व वंश जो है वो वसुमित्र ने इसकी स्थापना की थी, यानी संस्थापक कौन थे, तो वसुमित्र थे। और ये ब्राह्मण वंश था, एक तरह से ब्राह्मण ये जो थे कि ब्राह्मणवादी थे, और ब्राह्मण वंश की एक तरह से इनको नाम दिया जाता है कण्व वंश को। इसमें वसुदेव, भूमित्री और सुशर्मन जो थे वो प्रमुख शासक थे। यानी मुख्य शासक कौन कौन से थे, वासुदेव, भूमिमित्र और सुशर्मन। इस तरीके से देख रहे हैं कि जो है हमारा कण्व वंश, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं, तो इतना आप जान लीजिए। इसके साथ ही मेन चीज़ जो मौर्योत्तर काल में है, तो 2 वंश के बारे में आपको जानना है। एक तो चेदी वंश के बारे में जानना है, ये चेदी वंश कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई, कहाँ पे था ये। और इसके अलावा सातवाहन वंश को भी हम लोग अच्छे से जानेंगे इसी वीडियो में। तो पहली बात इनमें चेदी वंश को जान लेते हैं कि चेदी वंश क्या है। कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, कलिंग में नए राजवंश का उदय हुआ जिसको चेदी वंश नाम दिया गया। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अवंती जो शासन था या कलिंग था, जिस पे कलिंग पे आक्रमण करने के बाद या महापद्मानंद ने अवंती पर आक्रमण किया, वहाँ से जिन्न की मूर्ति ले गए। तो ये सब एक ही जगह की बात हो रही है जो हमारे उड़ीसा की बात है। और उड़ीसा में चेदी वंश का जो है स्थापना हुई, और उसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो महामेघ वंश के महामेघ वाहन जो संस्थापक थे वो, उन्होंने इस वंश की, चेदी वंश की स्थापना की। और महामेघ वाहन का अर्थ होता है महान बादलों के भगवान। तो महान बादलों के भगवान की उपाधि एक तरह से इनको दी जाती है, उनका नाम का मतलब ये था।
तो यहाँ पे जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो खारवेल था, और इसी के जो एक हमें अभिलेख मिलता है हाथी गुफा अभिलेख, वहाँ उससे हमें पता चलता है कि जो है महापद्मानंद जो है जिनकी मूर्ति ले गए थे, तो उसको वापस लाने का काम इन्होंने किया। और ये जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति लाया वहाँ से, जब मगध से इन्होंने हराकर या वहाँ से अपने आक्रमण करके एक मगध से जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति भी अपने साथ लेके आए। और ये कौन थे? तो महामेघ जो वाहन है उनके पुत्र थे। इसके साथ ही इनका जो हाथी गुफा अभिलेख है खारवेल का, उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कि उदयगिरी पहाड़ियों पे ये स्थापित किया गया, पहली बात। दूसरी बात, ये ब्राह्मी लिपि में या प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। प्राकृतिक भाषा थी और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी थी। जैन लोगों को गांव दान में दिए, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो हाथी गुफा से हमें पता चलता है कि जैन लोगों को इन्होंने, जो खारवेल थे, उन्होंने गांव जो है दान में दिए। इसके अलावा चोल चेर पांड्यों को खारवेल ने पराजित किया, इसके बारे में भी उल्लेख किस में मिलता है? तो हमें हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने इन तीनों वंशों को हराया, तीनों जो राजवंशों को हराया, चोल चेर पांड्यों को। इसके बारे में भी अभी पता चलता है। इसके बाद क्या हुआ कि शक के बारे में पता करते हैं। इसके बाद जो है ऊपर जो उत्तरी जो साम्राज्य थे उनमें शक आए और शक के बारे में पता चलता है। शक बेसिकली 4 भागों में बटे हुए थे, लेकिन उनमें से प्रमुख जो शक थे वो कुछ शकों को सीथियन कहा गया है। पहली बात तो शक का मतलब क्या है? सीथियन कहा गया। भारतीय स्रोतों में इनको सीथियन बोला जाता है। इसमें जो प्रमुख शासक था मोगा, इनको नहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया। तो इनमें जो प्रमुख शासक था वो रुद्रदामन था। शक में सिर्फ आपको पढ़ना है रुद्रदामन, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि कई चीज़ें जैसे इनका नाम आता है तो सुदर्शन झील की मरम्मत करने के बारे में इनका नाम ज़्यादा जाना जाता है या पढ़ा जाता है। इसके अलावा ये सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। सातकर्णी द्वितीय को इन्होंने 2 बार हराया था, इसीलिए भी ये जाने जाते हैं कि शक शासक कौन सा था जिसने सातकर्णी द्वितीय को 2 बार हराया। इसके अलावा इन्होंने सुदर्शन झील का जो है मरम्मत करवाई। अब सुदर्शन झील के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सुदर्शन झील के बारे में आपको क्या क्या बातें जाननी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात कि इसको बनवाया किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ये सुदर्शन झील बनवाई गई। इसके बाद क्या हुआ कि जो अशोक थे, अशोक ने क्या करवाया कि इसको मरम्मत करवाई, इसका जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार बोलते हैं मतलब मरम्मत करवाई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें फिर से दिक्कतें आई, तो रुद्रदामन ने इसकी फिर से मरम्मत करवाई, रुद्रदामन। और फिर इसमें जब दिक्कतें आने लगी तो फिर से स्कंदगुप्त, एक हम गुप्त वंश में पढ़ेंगे स्कंदगुप्त, तो इन्होंने भी, स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत करवाई। तो इस तरीके से जो सुदर्शन झील है उससे 4 शासक जो हैं जुड़े हुए हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो इस तरीके से ये इसीलिए रुद्रदामन जो है वो फेमस हो जाते हैं। इसके अलावा ये संस्कृत भाषा थी उसके संरक्षक थे, तो इसीलिए भी जाना जाता है कि संस्कृत का संरक्षक कौन सा शासक था? शक शासक था, तो रुद्रदामन था। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख इनका है, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं। और ये जूनागढ़ अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक अभिलेख है। इसके साथ ही हम जानेंगे कुछ चीज़ें इनके बारे में कि जो शक शासक थे उन्होंने क्या हुआ कि सबसे पहले जो घुड़सवारी होती है, घुड़सवारी की शुरुआत किन्होंने करी थी? तो सबसे पहले जो शक शासक थे उन्होंने ही घुड़सवारी की थी। और सर्वाधिक सिक्के जो है भारत में, सर्वाधिक सिक्के चांदी के सिक्के जो थे, सर्वाधिक चांदी के सिक्के इन्हीं शकों ने चलाए थे। तो ये आपको 2-3 बातें और याद रखने वाली बात है। तो इस तरीके से हमने जाना कि शक ने क्या क्या चीज़ें की। इसके साथ ही हम जानते हैं सातवाहन वंशों के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे इंडो यूनानियन के बारे में या हिंद यूनानियों के बारे में जानेंगे, जो हम हिंद यवन के बारे में क्या क्या चीज़ें जानने वाली हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि सातवाहन वंशों का वंश कैसे कैसे रहा। तो सबसे पहली बात है कि जो सातवाहन वंश था वो आपका पहली सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व के बीच में रहा। पहली बात आपको ये जानने वाली है कि 1 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी ईस्वी तक बीच में ये आपका शासन रहा था सातवाहन वंश। अब इसकी स्थापना किसने की? तो सिमुक ने की थी। ये आपको जानने वाली बात है कि सिमुक ने क्या किया? सातवाहन वंश की स्थापना की। और ये कब से कब तक रहे? तो 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। इसके अलावा इन्होंने 2 राजधानियाँ बनाई, अमरावती और प्रतिष्ठानपुर।
इसके साथ ही इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान दी, और भूमिदान की प्रथा जो है वो यहीं से शुरू मानी जाती है कि सातवाहन वंशों के टाइम से ही भूमिदान की प्रथा शुरुआत मानी जाती है। तो इन्होंने बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा शुरू की और यहीं से भूमिदान की प्रथा आगे चलती रही। सातवाहन का अर्थ क्या होता है? तो सात द्वारा संचालित। अब सात द्वारा संचालित का मतलब हुआ सात लोगों द्वारा संचालित। इसके साथ ही इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो क्षेत्र की अगर बात करें तो एक तो आंध्र प्रदेश, अभी का जो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, इस तरीके से इन तीनों क्षेत्रों के जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये पूरा सातवाहन वंश स्थापित हुआ था। इनके उत्तराधिकारी जो रहे वो इक्ष्वाकु रहे। इनके बारे में अभी जानेंगे बाद में, पहले हम पूरा सातवाहन वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, तब इक्ष्वाकुओं के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। तो पहली बात इनके बारे में जाननी है कि सातकर्णी प्रथम जो थे वो यहाँ पे महान शासक थे, और इनका जो नाना घाट अभिलेख है उससे भूदान के साक्ष्य मिलते हैं, यानी भूमिदान देने के साक्ष्य किससे मिलते हैं? तो नाना घाट अभिलेख से मिलते हैं। और यह अभिलेख किसका था? तो सतकर्णी प्रथम या सातकर्णी प्रथम से है, उनका है। उसके अलावा पुराणों में इसे कृष्ण पुत्र कहा गया है। तो सातकर्णी प्रथम को पुराणों में कृष्ण प्रथम, कृष्ण पुत्र का नाम दिया गया, यानी कि कृष्ण के पुत्र थे ऐसा माना जाता है पुराणों में सातकर्णी प्रथम को। इसके साथ महान शासक हाल, जिन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है कि गाथा सप्तशती किसने लिखी थी? हाल। और हाल क्या थे? तो सातवाहन वंश के महानतम शासक थे। इनके जो दरबार में गुणाट्य और सर्ववर्मन नामक जो दो है महान विद्वान रहते थे, ये आपको जानने वाली बात है। इसके साथ ही अगली बात जानते हैं कि गौतमी सातकर्णी क्या थे। तो गौतमी सातकर्णी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इनकी बात नासिक अभिलेख से संबंधित इनकी जो ज़्यादातर जानकारियां हैं, जो विजय की जानकारियां हैं, वो नासिक अभिलेख से मिलती हैं। और नासिक अभिलेख किन्होंने लिखा था? तो इनकी जो यज्ञश्री सातकर्णी थी, गौतमी सातकर्णी, उन्होंने चीज़ें लिखी थी, इनकी माता थी, उन्होंने नासिक अभिलेख में इनकी चर्चाएं मिलती हैं। तो विजयों की जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख से। एकमात्र अद्वितीय ब्राह्मण थे ये, एकमात्र एवं अद्वितीय ब्राह्मण भी कहलाए गौतमी सातकर्णी। इसके साथ ही इसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया। इसका मतलब है कि इस तरीके से अगर भारत है तो यहाँ का पानी, यहाँ का पानी और यहाँ का, तीनों तरफ से इनका शासन स्थापित हो गया था। तो इसका कहने का मतलब तीनों समुद्रों का इन्होंने पानी पिया, ये आपको जानने वाली बात है। जोगलथम्बी से चांदी के सिक्कों पर एक तरफ नहपान और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र का नाम अंकित है, यानी कि इनके सिक्कों पर ये इनकी पद यानी उपाधि और इनके नाम जो है अंकित हुआ करते थे, ये आपको जानने वाली बात है। इसके साथ ही इन्होंने कौन सी उपाधियाँ और धारण की, तो वो आपको जानना चाहिए कि राजा राम, वेंकट स्वामी बिंद नरेश, चातुर्वर्ण को फिर से स्थापित किया, यानी कि तो ये 2 उपाधियाँ थी। इसके अलावा इनमें जो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और जो है आपके वैश्य, तो 4 जो आपके वर्ण थे उनको फिर से स्थापित किया गया इस समय, और वर्ण व्यवस्था का संरक्षक इनको माना जाता था। वेदों का आश्रयदाता भी कहलाइए। तो वेदों के आश्रयदाता, वर्ण व्यवस्था के संरक्षक और चातुर्वर्ण यानी 4 वर्णों को स्थापित करने वाले ये गौतमी पुत्र सातकर्णी माने गए। इस तरीके की चीज़ें आपको जाननी चाहिए। यज्ञश्री सातकर्णी क्या थे? तो ये अंतिम महान शासक थे और सिक्कों पर नाव चित्रित करवाई थी इन्होंने, ये आपको जानने वाली बात है। अब इसमें कला संस्कृति को लेकर क्या आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट होगा, तो वो जान लेते हैं। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्राएं चलवाई, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शीशे की जो है मुद्राएं किसने चलवाई, सिक्के किसने चलवाए, तो किसने चलवाए थे? सातवाहनों के शासकों ने चलवाए। सातवाहन कौन थे? तो ब्राह्मण थे पहली बात, और कृष्ण की पूजा करते थे, ये आपको जानने वाली बात है। सातवाहन पहले स्वदेशी राजा थे जिन्होंने स्वयं के सिक्के चलवाए। इससे पहले जो सिक्के चलवाने वाले थे वो बाहरी व्यक्ति होते थे, बाहरी जो आए हुए थे, जैसे कि आप जानेंगे कि यूनानियों ने सिक्के शुरू करवाए, कुषाणों ने चलाए, ये सब बाहरी व्यक्ति थे। लेकिन सातवाहन ऐसे शासक थे जो पहले स्वदेशी राजा थे जिन्होंने स्वयं के सिक्के जारी किए और जिन पर शासकों के चित्र भी अंकित करवाए। इसके अलावा इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ये आपको जानने वाली बात है कि भाषा कौन सी थी, तो प्राकृत भाषा थी और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। इसके अलावा कार्ले चैत्य का निर्माण, अमरावती और नागार्जुन कोंडा स्तूपों का निर्माण भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ, ये आपको जानने वाली बात है।
तो इस तरीके से सातवाहन की जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो आपने इस समय समझ ली हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से बाहरी आक्रमण हुए और उनके जो है हमारे भारत में किस तरीके से स्थापना उनके वंशों की हुई। तो हम हिंद यवन के बारे में, इंडो यूनानियों के बारे में आज पहली बार जानेंगे कि चीज़ें कैसे कैसे उस समय हो रही थी। अब हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से हिंद यवन या इंडो ग्रीक का आक्रमण या उनका जो शासन है हमारे भारत पर स्थापित हुआ। तो पहली बात आप जान लीजिए कि जो पतंजलि का महाभाष्य था, जो पतंजलि का महाभाष्य था, महाभाष्य, उससे हमें पता चलता है कि पहले इंडो ग्रीक आक्रमण की चर्चा के बारे में इनकी जो महाभाष्य है उससे पता चलता है। उनकी पुस्तक जो थी इंडो महाभाष्य, उससे हमें इंडो ग्रीक आक्रमण की चर्चा मिलती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात इसमें जानने वाली है कि जो गाथा सप्तशती हाल की थी, उससे भी हमें इसके बारे में चर्चा मिलती है। इस समय के बारे में, इसके बारे में हमें चर्चा मिलती है। तो किस तरीके से इंडो ग्रीक हमारे भारत में आए, कैसे कैसे स्थापना की, उसके बारे में जानते हैं। तो पहली बात आपको जानने वाली है कि मौर्योत्तर काल में पश्चिमी विदेशी आक्रमणकारियों में बैक्ट्रिया के ग्रीक जो है वो प्रमुख थे। यानी आक्रमण करने वालों में सबसे प्रमुख जो थे वो बैक्ट्रिया के ग्रीक जो थे उनको माना जाता है। इनको ही इंडो ग्रीक भी नाम दिया जाता है। और इनके संस्थापक थे वो यूथिडेमस। तो यूथिडेमस जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की भारत में, इंडो ग्रीक साम्राज्य की। ये आपको जानने वाली बात है। इसके बाद डेमेट्रियस जो है महान शासक थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं। डेमेट्रियस के बारे में पहली बात इनके बारे में है कि भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेशकर्ता ये माने जाते हैं। इसके साथ ही इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। जो सियालकोट आज का है, वो साकल जो है सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे इसको राजधानी बनाया। और इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया सबसे पहले। तो ये आपको जानने वाली बात है। और इसी के बाद इसने भारत में जो पश्चिमोत्तर एरिया है, पश्चिमोत्तर भाग है, तो पश्चिमोत्तरी भाग में सबसे पहले नगरीकरण को बढ़ावा दिया। तो डेमेट्रियस ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया, ये आपको जानने वाली बात है। इसके बाद इसके बारे में कुछ और जानने वाली बात है कि इन्होंने राजा की उपाधि धारण की। इसके साथ ही इसने यूनानी और खरोष्टी लिपि में सिक्के भी जारी किए। तो ये कौन सी दो इम्पोर्टेंट बात हो गई, एक तो यूनानी और खरोष्टी लिपि में सिक्के जारी किए, राजा की उपाधि धारण की, और इसने नगरीकरण को बढ़ावा दिया पश्चिमोत्तर भाग में। और ये पहला शासक था जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला भी ये पहला शासक था। और साकल को क्या किया, सियालकोट जो आज का है उसको राजधानी बनाया। इसके बाद जानेंगे कि मिनांडर क्यों फेमस है। मिनांडर एक महान शासक था और इसकी चर्चा जो है हमें मिलिंद पन्नों में मिलती है, जिसकी रचना जो की थी नागसेन ने की थी। और इन दोनों की जो वार्ता है, यानी कि जो मिनांडर और नागसेन की वार्ता है, वो हमें किससे मिलेगी, मिलिंद पन्नों से मिलेगी। और जो मिनांडर था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला, यानी बौद्ध धर्म अनुयायी हो गया था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बारे में हमें किससे चर्चा मिलती है, तो मिलिंद पन्नों से मिलती है। और मिलिंद पन्नों को लिखने वाले थे नागसेन। और नागसेन कौन थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, जिन्होंने मिलिंद पन्नों लिखा उसके बारे में। और उसकी मिलिंद पन्नों में वार्ता जो चर्चा है वो किस किस की है, तो मिनांडर और आपके नागसेन की चर्चा मिलती है। तो इस तरीके से मिनांडर को आप समझ पा रहे हैं। अब क्या हुआ कि इनका जो शासन चला इंडो ग्रीक का, वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईसवी तक का शासनकाल इनका रहा। ये आपको जानने वाली बात है। इसके अलावा जो इन यूनानियों के आने से भारत में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चीज़ें शुरुआत हुई, उनके बारे में आप जान लेते हैं। तो पहली बात, यूनानी राजाओं ने सिक्कों पर राजाओं के नाम लिखवाए और तिथियों को उत्कीर्ण करवाया, यानी को तिथियाँ लिखवाई और सिक्कों पर राजाओं के नाम लिखवाए। और सबसे पहले इन्होंने सर्वप्रथम मुद्रा लेख, यानी कि जो मुद्रा की छपाई होती है वो शुरुआत करवाई, और सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए। ये आपको जानने वाली बात है। इसके साथ ही सिक्कों पर राजाओं के नाम के साथ उन्होंने उसकी चित्र भी, यानी छवियाँ भी उत्तीर्ण करवाई, यानी छवियाँ भी छपने लगी, यानी चित्र भी उनके बनने लगे थे सिक्कों पर। ये आपके लिए जानने वाली बात है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि
किस तरीके से और इन्होंने आगे चीज़ें करी, तो ट्रम नाम सा एक चांदी का सिक्का भी इन्होंने जारी किया, ट्रम नाम से। तो ये आपको जानने वाली बात है। तो इन्होंने क्या क्या किया, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के भी चलवाए, कि आपके लिए जानने वाली बात है। इसके साथ ही काल की गणना करना हो, संवत का प्रयोग हो, सप्ताह के 7 दिन जो आज हम सुनते या यूज़ करते हैं, 12 राशियाँ, कैलेंडर, वर्ष, इन सब का जी शुरुआत जो हुई वो किन्होंने की थी, इंडो यूनानियों या यूनानियों ने भारत में शुरुआत की सबसे पहले। इसके साथ ही नाटकों में पर्दा, जो पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो वो भी आपके यूनानियों ने शुरू की थी, इंडो ग्रीक ने शुरू करी थी। और इसको क्या नाम दिया था उन्होंने, यवनिका नाम दिया था। तो आपको जानने वाली बात है कि इस प्रथा को, जो पर्दा प्रथा है, वो नाटकों में सबसे पहले शुरुआत हुई, और इस पर्दा प्रथा आज जो चल रही है उसको यवनिका नाम इन्होंने दिया था। इसके साथ ही हेलेनिस्टिक कला का विकास भी इंडो ग्रीक टाइम पे हुआ, हेलेनिस्टिक कला का, ठीक है। तो ये भारतीय कला पे इसका प्रभाव देखा जाता है। और गांधार कला में इसका जो है, वहाँ पे जब बौद्ध मूर्तियाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनी, तो उसमें इस कला को देखा जाता है, इस कला की मूर्तियाँ बनी हैं। इसके अलावा भारत में ज्योतिष के विकास में यूनानी सहायक रहे, यानी कि ज्योतिष की प्रथा जो भारत में चलती है उसको बढ़ावा देने में भी इनका, यूनानियों का जो सहभागिता रही। और इन्होंने 2 ज्योतिष जो सिद्धांत थे उन्होंने इंडो ग्रीक द्वारा ही चलवाए गए। तो 2 इन ज्योतिष ग्रंथ या जो ज्योतिष सिद्धांत इन्होंने दिए, जिनको क्या बोला जाता है, तो पहला है रोमक, पहला रोमक है और दूसरा है आपका पोलिस। तो 2 सिद्धांत जो है ज्योतिष में जोड़ने वाले कौन थे, तो यूनानी थे। तो इन्होंने एक तरह से ज्योतिष को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही सर्वप्रथम यूनानी जो थे आक्रमणकारियों में, तो हिंदू कुश पर्वत को सबसे पहले पार करने वाले आपके कौन थे, तो यही यूनानी थे। तो इस तरीके से चर्चा देख रहे हैं आप कि इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो भारत में शुरुआत की, सिक्के हो या मुद्रा लेख की शुरुआत हो जो छपाई होती है। इसके अलावा काल गणना, 7 दिन, राशियाँ, कैलेंडर, पर्दा प्रथा, हेलेनिस्टिक कला, इसके साथ ही ज्योतिष को बढ़ावा देना। तो इस तरीके से इन्होंने कई चीज़ें शुरुआत की भारत में। इनके बारे में जो मेन चीज़ जानने वाली है वो एक और चीज़ है कि एक जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च जो है, तो काली मिर्च को ये किस नाम से जानते थे, काली मिर्च, क्योंकि ये इनके लिए बहुत फेमस थी, यानी कि प्रिय थी, इसीलिए इसको यवन प्रिय भी बोला जाता है। इन्होंने इसका नाम यवन प्रिय रखा क्योंकि इसका जो है यूरोप में और जो यूनान में इसकी बहुत मांग थी काली मिर्च की, इसीलिए इसे यूनानी जो है वो यवन प्रिय कहते थे। तो इसीलिए ये और आपके लिए फेमस हो जाती है। तो आप समझ गए, हेलेनिस्टिक कला जो जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ वो आपके गांधार कला में देखने को मिलती है। इस तरीके से आप इसके बारे में जान लेते हैं। आगे हम बात करेंगे जो उत्तराधिकारी, जो हमने बात की थी अभी उत्तराधिकार की, जो इस समय बात करती सातवाहन के समय के, उनके उत्तराधिकारी कौन थे, इक्ष्वाकु थे। तो इक्ष्वाकुओं के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इक्ष्वाकु वंश, जिसको सौर वंश भी बोलते हैं, उससे संबंधित क्या क्या चर्चाएँ हैं। पहली बात कि इसके संस्थापक थे तो इक्ष्वाकु थे, तो इक्ष्वाकु ने इसकी स्थापना की। इसके अलावा इक्ष्वाकु थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और ये सातवाहन वंशों के जो है सामंत हुआ करते थे। लेकिन जब सातवाहन वंश हरा दिया गया, तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश जो है वो उत्तराधिकारी थे किस किस, जो आपके सातवाहनों के थे, और ये बौद्ध अनुयायी थे और इसके अलावा सामंत थे। तो इस तरीके से हमने देखा। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि इक्ष्वाकु जो राजा वो शैव धर्म को मानते थे, वो शैव थे और वैदिक संस्कार करते थे। लेकिन क्या था कि बौद्ध धर्म भी इनके समय फल फूल रहा था। तो कई इक्ष्वाकु राजा रानियों और राजकुमारों ने क्या किया, नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों के निर्माण में योगदान दिया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये शैव होने के बावजूद, यानी कि हिंदू धर्म को मानने के बावजूद बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाले थे। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि दोनों हिंद यवन, सातवाहन, मौर्य काल को हमने समाप्त किया। आज के क्या क्या चीज़ें उसमें रही थी। इसके साथ ही हमने सुदर्शन झील की चर्चा की, उसमें कैसे कैसे चीज़ें नहीं। इसके साथ अशोक की जो है भाषाएं जानी, अभिलेखों में कौन सी रहीं, किन अभिलेखों में उसको देवनाम प्रिय बोला जाता है। कल हमने चर्चा की थी कि अशोक को किन किन जो है अभिलेखों में नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि ये हमने जैसे
कि आज की जो चर्चा कर ली है, अब कल हम चर्चा करेंगे कि अगली वीडियो पे, जिसमें हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। तो कुषाण वंश के बारे में अच्छे से जानना है, इसीलिए उससे क्वेश्चन बनते रहता है, तो इसीलिए हम कल की वीडियो में उसको पढ़ेंगे और उससे संबंधित और जानकारी आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं तब तक, और आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए कि इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है इस वाले चैनल पे, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप वहाँ पे क्वेश्चन और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ टेस्ट सीरीज से संबंधित क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो आप वहाँ पे अपना सॉल्व उनको करिए और अपना जो है नॉलेज है, अपनी क्वेश्चन और आंसर की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।